फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वैसे फंक्शन समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आपको अपने वेबसाइट में पर्टिकुलर एक वर्क है जिसको बार बार यूज करना चाहते हैं, जैसे वेबसाइट से ईमेल भेजना या एसएमएस भेजना। अब सपोज वो ईमेल भेजने का कोडिंग 10 लाइन का है, तो जहां जहां ईमेल भेजना होगा हर जगह अगर 10 लाइन का कोडिंग करें तो ये सही नहीं है। इससे ऐसा क्यों ना एक फंक्शन हम बना दें, मतलब उसको एक जगह हम डिक्लेयर कर लें, अब जब जब जरूरत पड़ेगा उसको कॉल करते रहेंगे। तो इस तरीके से फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड विच कैन टेक्स वन और मोर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। मतलब फंक्शन में हम पैरामीटर भी डाल सकते हैं। अब जनरल लाइफ का एग्जांपल देखें तो जैसे जूसर ग्राइंडर एक फंक्शन हो गया, और पैरामीटर जैसे उसमें जो हम फ्रूट्स डालते हैं तो उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट करेगा रिटर्न करेगा। तो फंक्शन मतलब पर्टिकुलर एक वर्क है और उसको आप यूज कर सकते हो, उसमें कुछ पैरामीटर भी डालकर यूज कर सकते हैं। तो पैरामीटर डालना ऑप्शनल होता है। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें तो फंक्शन रिपीटेडली यूज कर सकते प्रोग्राम में, मतलब बार बार एक ही फंक्शन को यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और फंक्शन अपने आप में कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको कॉल करना होता है। तो ये सब हम समझेंगे प्रैक्टिकली फाइल में। वैसे फंक्शन दो टाइप से होते हैं पीएचपी में। एक तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मतलब पीएचपी ने खुद ही बना दिए बहुत सारे फंक्शन, जैसे इको फंक्शन हमने यूज किया, डेट फंक्शन होता है, टाइम फंक्शन होता है, बहुत सारे हजारों हजार फंक्शंस होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग जो जो वर्क चाहिए उसका हम फंक्शन बनाएंगे। तो हमारा फोकस इसमें है यूजर डिफाइंड फंक्शंस में। बिल्ट इन फंक्शन ये क्लास टू क्लास आता रहेगा, जो जो हमें यूज पड़ेगा। अभी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिस्कस करेंगे कि हम अपना फंक्शन बनाएंगे काम करने के लिए। तो फंक्शन का सिंटेक्स फाइल में ही इसको डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन लिखा जाता है, उसके बाद फंक्शन का यहाँ नेम आएगा और फिर स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे पैरामीटर या आर्गुमेंट कहा जाता है वो पास कर सकते हैं। तो पैरम 1 पैरम 2 जैसे $A$B कुछ भी नाम से। उसके बाद वो फंक्शन का जो भी वर्क होगा, स्टेटमेंट होगा, वो यहाँ पे होगा अंदर। तो एक हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे एड नाम से फंक्शन हमने बनाया और पैरामीटर हमने रखा $A$B। अब अंदर हमने क्या किया, $T में A प्लस B और इको कर दिया हमने $T को। तो ये फाइल को मैं ब्राउजर में एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया फंक्शन अपने आप में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, फंक्शन को कॉल करना होता है हमें। हमने क्रिएट किया, अब कॉल करते हैं। तो कॉल करना आसान है, जस्ट फंक्शन के बाहर जाकर, फंक्शन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रीमवर एडिटर में कंट्रोल और कॉलन सिंबल अगर सॉरी डबल कोटेशन दबाएंगे तो ऐसे सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल और डबल कोटेशन वाला सिंबल। तो मतलब ये फंक्शन हो गया, इसके बाहर कहीं भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन का नाम और पैरामीटर आपको पास करना होगा। तो मैंने अगर 5 दिया और 10, तो फंक्शन कॉल हो रहा है ये एड फंक्शन, और $A में 5 जाएगा, $B में 10। तो ये हमने किया कॉल फंक्शन, और वहां ऊपर है क्रिएट फंक्शन। अब इसका आउटपुट आना चाहिए 15, क्योंकि A में 5 B में 10, तो $T में आ गया 5 प्लस 10, तो इको हो गया, ब्राउजर में दिखेगा 15।
नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, इसमें और चीज समझते हैं। अब इन फ्यूचर प्रोजेक्टों में सभी फंक्शंस एक फाइल में होते हैं और उसको यूज अलग अलग जगह से किया जाता है। तो ये सोचकर हम एक अलग फाइल बनाते हैं जिसमें सिर्फ हम फंक्शन रखेंगे। तो एक फोल्डर में बना देता हूँ। पहले फोल्डर का नाम है इंक्लूड्स। अब इंक्लूड फोल्डर ये नाम दिया जाता है ये सोचकर कि इसके अंदर जो फाइल बनेगा वो कहीं दूसरे में इंक्लूड किया जाएगा। तो फाइल का नाम मैंने रखा fun2.php। अब fun2 में मैं फंक्शन बनाऊंगा। अब उसको यूज में करूंगा index2 में। fun2 मेरे यहाँ था इंक्लूड्स के अंदर और index2 मेरे यहाँ है। तो सबसे पहले तो वो फाइल इसको एक्सेस होना चाहिए, मिलना चाहिए, मतलब कॉल होना चाहिए। तो PHP में कॉल करने के लिए सिंपली एक फंक्शन होता है इंक्लूड और उसका पाथ फाइल का। तो फोल्डर का नाम इंक्लूड्स है, उसके बाद फाइल का नाम functions2.php। तो ये लाइन बेसिकली उस फाइल को कॉल कर रहा है रन टाइम में, मतलब कॉल द फाइल। अगर index2 को मैं ब्राउजर में देखूं उससे पहले मैं fun2 में कुछ ABCD लिख देता हूँ और index2 को आउटपुट करते हैं। तो index2 में ABCD नजर आ रहा है क्योंकि index2 में वो फाइल को हमने कॉल किया है, पाथ दिया हुआ है। तो इंक्लूड फंक्शन समझने के बाद यहाँ पे हम अंदर फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शन हमने किया एक तो गेट टोटल नाम से, गेट टोटल में ए बी रखा और $t इक्वल टू $a प्लस $v इक्वल $t। अब हम चाहते हैं दूसरा फंक्शन बनाना। तो फंक्शन यहाँ नीचे अनलिमिटेड बन सकता है। इस फंक्शन का नाम गेट बोनस। तो बोनस निकालने के लिए यहाँ एक टोटल आना चाहिए, तो टी नाम से मैं समझता हूँ। उसके बाद इसका बोनस परसेंटेज, बीपी मतलब बोनस परसेंट समझकर हमने पैरामीटर दिए। तो $t मतलब टोटल। तो इस $t से इसको कोई रिलेशन नहीं है, ये नया वेरिएबल है। और बीपी मतलब बोनस परसेंटेज। तो डॉलर बोनस अमाउंट हमें निकालना है, तो फार्मूला होगा $t इंटू $bp बाई 100 और बोनस अमाउंट को हम इको कर देते हैं। तो दो फंक्शन मैंने बनाया ये सोचकर कि गेट टोटल से हम टोटल निकालेंगे और गेट बोनस से बोनस निकालेंगे, इसी में टोटल पास करके और बीपी भी। अब इसको यूज करते हैं। अब ये फाइल में से फंक्शन है दो, इस फाइल को मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, तो यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन था गेट टोटल। तो गेट टोटल में कुछ पास करते हैं जैसे 60 और 40। तो इससे क्या होगा, गेट टोटल फंक्शन कॉल हुआ, $a में 60 आया, $b में 40। तो हम ये सोच रहे हैं गेट टोटल से जो आउटपुट आ रहा है हमें उसको एक वेरिएबल में स्टोर करें। वेरिएबल का नाम यहाँ कुछ भी हो सकता है जैसे $t। इसके अंदर जो नाम है वही नाम डालना, यहाँ जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो या तो मैं टोटल ही नाम रख देता हूँ। उसके बाद इसी टोटल को हम चाहते हैं इस फंक्शन में पास करूं, तो वो फंक्शन का नाम था गेट बोनस। गेट बोनस दो पैरामीटर है उसमें। पहला वाला है टोटल, टी वहां लिखा है,
बट यहाँ जो हमने रखा है डॉलर टोटल, तो जो भी टोटल निकला हम ये सोच रहे हैं जो टोटल निकला वो हमने फर्स्ट पैरामीटर में भेजा जो यहाँ गया डॉलर टी के अंदर। फिर बोनस परसेंटेज हमने खुद से डिसाइड किया 10, मतलब इस टोटल का 10% निकालना है। नंबर को चेंज करते हैं, जैसे 160 और 40। अब गेट बोनस से जो आउटपुट आएगा, बोनस अमाउंट, वेरिएबल का नाम अलग अलग देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए कि जो अंदर वेरिएबल का नाम है वही बाहर रखना जरूरी तो नहीं है, नहीं है, वैसे अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं मैसेज देखना, तो इको टोटल इज डॉलर टोटल, एक लाइन ब्रेक अभी फिलहाल रखते हैं ताकि समझ आए। इको बोनस अमाउंट इज डॉलर बी। अब इस फाइल का आउटपुट देखते हैं। तो पहले 2000 लिखा आ रहा है, फिर टोटल एज, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, बोनस अमाउंट एज में भी वैल्यू नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? एक्चुअली जब हमने फर्स्ट जो लाइन नंबर 7 में ये जो फंक्शन कॉल हुआ था गेट टोटल, तो गेट टोटल जो फंक्शन कॉल हुआ तो इको हो गया ब्राउजर में, बट हम चाहते थे कि इसमें रिटर्न हो, इसमें स्टोर हो। तो इक्वल तो फोर्सफुली ब्राउजर में प्रिंट कर देता है। इसको कंफर्म चेक करने के लिए यहाँ पे इको br दे दीजिए ताकि पता चले कि वो आउटपुट क्या था। एग्जैक्टली वो 2000 ही है, इस तरीके से। तो इसका आउटपुट है 200, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होते ही यहाँ 200 आउटपुट हो रहा है। तो ये फाइल बनाने का हमारा मकसद क्या था कि इको और रिटर्न में क्या डिफरेंस है ये समझें। तो इको तो डायरेक्ट ब्राउजर में आउटपुट कर रहा है, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करने दे रहा है, तो रिटर्न करने से ही स्टोर होता है। तो जब हमने रिटर्न $t लिखा तो ये फंक्शन का जो वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो जाएगा डॉलर टोटल में। मतलब ब्राउजर में अभी आउटपुट नहीं आएगा, ताकि हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट कर सकें या कोई कैलकुलेशन कर सकें। तो अब डॉलर टोटल में आ गया होगा 200। उसके बाद फिर गेट बोनस में जब हमने डॉलर टोटल और 10 भेजा था, गेट बोनस में डॉलर टोटल और 10, तो 200 का 10% निकला इस तरीके से फॉर्मूला से। और फिर इको यहाँ पे है, तो इको होने से इसका फिर आउटपुट आ जाएगा, जबकि हमें आउटपुट यहाँ नहीं करना है, हमें आउटपुट तो उधर करना है। तो यहाँ रिटर्न ही लिखेंगे। तो अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन टोटल इज 200 और बोनस अमाउंट इज 20, क्योंकि 200 का 10% 20 होता है। तो इस फाइल में हमें ये समझना चाहिए कि फंक्शन जब हम बनाते हैं तो रिटर्न करना अच्छी बात है। रिटर्न करने से जो फंक्शन को कॉल करते हैं, यूज करते हैं, वो वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं ताकि उसको इन फ्यूचर कोई कैलकुलेशन करें। बट इको करने से फोर्सफुली वो ब्राउजर में आउटपुट आ जाता है। फिर नेक्स्ट, अब एक हम यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे जिसमें प्रिंसिपल, टाइम, रेट, यूजर से इनपुट लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फंक्शन के थ्रू। फाइल का नाम हो गया index3.php। अब इसमें भी एक अलग फाइल को इंक्लूड करते हैं। फोल्डर का नाम इंक्लूड्स, फाइल का नाम functions3.php। इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर जैसे वो था एक फंक्शन 3.php हमने नया बनाया।
इसमें फंक्शन बनाकर हम रख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो फंक्शन SI और 3 पैरामीटर लेना होगा, $PTR, $SI इक्वल टू $P इंटू $T इंटू $R बाई 100। अब फिर यहाँ रिटर्न करना चाहिए। तो फंक्शन हमारे पास हो गया है। अब जैसा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं कि एक फॉर्म होना चाहिए। तो HTML का फॉर्म बनाते हैं। अमाउंट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम P रखा हमने, PTR नाम रखा हमने, अब एक सबमिट बटन। तो फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए if सेट जो चाहिए यहाँ भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी फिर नया टैग PHP टैग देकर लिख सकते हैं। तो बेटर है यही रखना, सभी PHP एक ही जगह रहेगा। if is set $_post, सबमिट बटन का नाम सबमिट है। अब रीड करते हैं जो यूजर ने डाला, $P $_post P, फिर T का और R। अब फंक्शन का यूज करते हैं। तो फाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डायरेक्ट हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन का नाम हम दे दिए SI। अब उसमें पैरामीटर भेजते हैं। तो जो यहाँ से हमने रीड किया PTR $P $T $R। अब कोइंसिडेंटली इसका जो नाम है इसका नाम सेम है, बट जरूरी नहीं है हमेशा सेम रखना। कुछ भी यहाँ ABCD भी नाम हो सकता है, या कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू भी जा सकता है। तो डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि किस कंडीशन में है, कैसा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यूजर ने जो डाला तो हमने रीड करके वेरिएबल में ही रखते हैं, तो वेरिएबल ही पास होते हैं। तो वहाँ हमने रिटर्न लिखा था, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो इसको $सिंपल इंटरेस्ट नाम रखा हमने वेरिएबल का। फिर यहाँ पे हमने मैनुअली इको किया कि सिंपल इंटरेस्ट इज डॉट कॉन्कैटिनेट करके सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका भी आउटपुट देखते हैं। अमाउंट कुछ हमने रखा जैसे 12,000 टाइम 2 ईयर, रेट 10%, सबमिट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 2,400। अगर ये आउटपुट को आप फॉर्म से नीचे दिखाना चाहते हैं तो ये कोडिंग को कट करके नीचे रख देते हैं। इंक्लूड को भी नीचे ला सकते हैं, बट इंक्लूड जो चीजें हैं वो सबसे ऊपर होना अच्छी बात है, ताकि ये फाइल खुलते ही नजर आए कि इस फाइल में क्या क्या इंक्लूड हुआ है। ऐसे देखें तो रिफ्रेश दो टाइप से होते हैं ब्राउजर में। एक तो ये जो रिफ्रेश दबाऊंगा ये वाला, या F5 दबाऊंगा, तो इससे जो फॉर्म में हमने पहले डेटा डाला था वही डेटा के साथ फाइल एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ये देखिए, तो डेटा मुझे दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ा, वही डेटा एग्जीक्यूट हो गया और आउटपुट नीचे आ गया। बट यहाँ मैनुअली क्लिक करके एंटर दबाने से बिल्कुल रीसेट हो जाता है। अब दोबारा हमें डेटा डालकर चेक करना होगा। तो मतलब
ये रिफ्रेश या F5 दबाने से फॉर्म दोबारा सबमिट हो जाता है प्रीवियस डेटा के साथ। इसीलिए जब ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें लिखा होता है डोंट रिफ्रेश और क्लिक बैक बटन, ताकि फॉर्म दोबारा सबमिट ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए ट्रांजैक्शन में। तो ये हमने एग्जांपल किया था ताकि हम फंक्शन को यूज करें। इसमें हमने फॉर्म बनाया था, यूजर से इनपुट लिया, फिर फंक्शन हमने अलग बनाया था, उसको यूज किया। तो इस तरीके से हमने बेसिक फंक्शंस में कुछ प्रैक्टिस किए हैं। प्रोजेक्ट में काफी सारा फंक्शन बनेगा।